कभी एक जमाना था जब देश का हर बड़ा आदमी, हर राजा, हर महाराजा, हर क्रांतिकारी एक ही नारा देता था, चलो दिल्ली। दिल्ली की गद्दी, दिल्ली का दरबार, दिल्ली की ताकत। कोई पॉलिटिकल इवेंट, चलो दिल्ली। कोई बड़ा प्रोटेस्ट, चलो दिल्ली। कोई इंपॉर्टेंट फैसला, चलो दिल्ली। अब सुनो अब क्या होता है। अब दिल्ली में अगर किसी को जरा सा जुकाम भी हो जाता है तो डॉक्टर एक ही बात कहता है, चलो भागो दिल्ली से। किसी की शादी हो, दोस्त कहते हैं भाई हनीमून कहीं और कर लियो, दिल्ली में तो सिर्फ खांसी की आवाज आएगी। पहले दिल्ली थी देश की राजधानी, अब दिल्ली बन गई है बीमारी की राजधानी। अब यहाँ की हवा में जीना नहीं, सिर्फ सांस लेना भी एक टैलेंट बन गया है। भाई 10 साल में हमने क्या बना दिया दिल्ली को, बीमारी की राजधानी। यहाँ बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर पहले पूछता है बच्चे के फेफड़े काले तो नहीं। दिल्ली की हवा, यह अब हवा नहीं, यह स्लो पॉइजन बन गई है जो सबको बराबर मिलती है, चाहे गरीब हो अमीर हो। और यह सब सिर्फ और सिर्फ इस जहरीले एयर पोल्यूशन के कारण हो रहा है, जिसने दिल्ली के इतिहास और शान को धुएं में बदल दिया है। एक गहरी जहरीली सांस ले लो। ये हमारे डॉक्टर गोपी चंद सर, जिन्होंने हमें खांसी की दवाई नहीं बल्कि पूरा टूर पैकेज ऑफर कर दिया है। ये इतने भले आदमी है कि इन्होंने एक भयंकर ज्ञान दिया है। इन्होंने कहा भाई जिनके पास जुगाड़ है ना, वो 6 से 8 हफ्तों के लिए दिल्ली छोड़कर किसी अच्छी साफ जगह चले जाएं। अब इनको कैसे बताऊं कि हमारे पास कच्चे खरीदने के पैसे नहीं है और आप हमें 6 हफ्ते के लिए विदेश जाने के लिए कह रहे हैं। दिल्ली की हवा जहरीली हाई क्वालिटी की फ्री गैस है। यहाँ का ना बच्चा बच्चा स्मोकिंग टैलेंट के साथ पैदा होता है। बाकी शहरों के लोग ऑक्सीजन लेते हैं, दिल्ली वाले स्मोक ब्रेक लेते हैं सुबह शाम। यहाँ सुबह उठकर लगता है जैसे रात को हमने 100 सिगरेट पी ली हो बिना पैसे दिए। दिल्ली का प्रदूषण कोई नया दोस्त नहीं है, ये तो ना हमारा खानदानी दुश्मन है, जिसकी वजह से ना हमें सिर्फ मास्क ही नहीं बल्कि पूरा ऑक्सीजन टैंक लगाना पड़ जाएगा। कैसे दिल्ली की हवा जहरीली हलवा बन गई। ये ना एक फिल्म है जिसके सारे विलन हम खुद हैं। 80 के दशक में ना प्रदूषण तब एक छोटा सा बच्चा था। उस वक्त दिल्ली में एक नियम चलता था, जहां जगह मिले फैक्ट्री लगा लो। छोटे छोटे इलाकों में हजारों इंडस्ट्री लग गई, जो सबसे सस्ता और सबसे गंदा फर्नेस ऑयल जलाकर बोलती थी हम देश की तरक्की कर रहे हैं। लोग इसे प्रदूषण नहीं कहते थे, इसे कहते थे तेज तरक्की की भाप। और गाड़ियां, तब ना गाड़ियां कम थी, पर गाड़ियां ऐसी थी जो आज की बस से ज्यादा धुआं छोड़ती थी। गाड़ी स्टार्ट करो तो ऐसा लगता था कि दिल्ली पर अटैक हो गया है। 90 के दशक तक आते आते सुप्रीम कोर्ट को समझ आ गया भाई ये तो फेफड़ों का फ्रॉड चल रहा है। फिर आया 2000 का साल, क्लाइमैक्स का पहला सीन। सुप्रीम कोर्ट ने ना एक तगड़ा एक्शन लिया, अब आएगा हीरो सीएनजी। पूरी दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी पर शिफ्ट कर दिया गया। सल्फर डाइऑक्साइड बोला, अरे बाप रे मैं तो जा रहा हूं। पर दिल्ली वालों ने ना एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। कोर्ट ने बोला सारी इंडस्ट्री ना दिल्ली से बाहर निकालो। हमने क्या किया, इंडस्ट्री को बस दिल्ली की बाउंड्री के पास शिफ्ट कर दिया। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, बस एड्रेस बदल दिया। अब ना वो सारा धुआं पड़ोस से हमारे घर आता था, वो भी एक्सप्रेस डिलीवरी में। हाँ, उस वक्त ना दिल्ली में कुछ थर्मल पावर प्लांट भी थे, वो धुआं नहीं जहर उगलते थे, वो भी बंद हुए। पर तब तक फेफड़े बोल चुके थे। सीएनजी से हमें लगा कि हम जीत गए, पर असल में हमने ना अपने विलन को बस अपग्रेड कर दिया। 2010 के बाद प्रदूषण ने ना अपना फाइनल बॉस मोड ऑन किया। मेट्रो आ रही है, पर कार है ना उससे 10 गुना तेजी से बिक रही है। एक आदमी 3 कार, एक ऑफिस जाने के लिए, एक मार्केट जाने के लिए और एक सिर्फ पार्किंग ढूंढने के लिए। हर कोने में बिल्डिंग, फ्लाईओवर, मेट्रो। धूल नहीं, ये तो हमारे फेफड़ों के लिए फ्रीजमेंट था। और हाँ, इस सीजन में हमें एक और सीजनल तोहफा भी मिलता है। हर साल अक्टूबर नवंबर में मौसम के बदलने से पराली का धुआं भी हमारे लोकल प्रदूषण में मिलकर इसे और भी खतरनाक बना देता है। और ये जो कूड़े के पहाड़ है ना भाई, ये हमारी लापरवाही के स्मारक हैं। इसका नाम है माउंट गाजीपुर। ये पहाड़ नहीं है, ये हमारे 40 सालों के पाप का पिरामिड है। बाहर के लोग हिमाचल को पहाड़ों के लिए जानते हैं, लेकिन ना दिल्ली को माउंट गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ के लिए जानते हैं। ये हमारे फेल हुए सिविक सेंस का कुतुब मीनार। हम ना प्रदूषण को कम करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम बस ना उसको जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। जैसे OD1 आया तो हमने सोचा चलो 2 कार और खरीदते हैं, दोनों OD1 के लिए। मुझे तो लगा ना कि भाई दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे मॉडर्न और समझदार लोग होंगे, लेकिन ना इनसे अच्छे तो हमारे पूर्वज थे, जिन्हें ना हम गंवार बोलकर मजाक उड़ाते थे। उन्हें ना बिना किसी डिग्री के, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के धरती माता को एकदम साफ सुथरा रखा था। उन्हें बस जीने के लिए ना शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन चाहिए था। और हम सब खुद को पढ़े लिखे मॉडर्न समझते हैं, लेकिन ना हम शुद्ध हवा में सांस भी नहीं ले पा रहे आज। देखिए, इसमें ना तो गलती एजुकेशन की है, ना ही टेक्नोलॉजी की है। गलती सिर्फ एक चीज की है, वो है इंसान की फितरत।
गलत तरीके से ज़्यादा पाने का बेतहाशा लालच। टेक्नोलॉजी ने ना हमें अंतरिक्ष में उड़ाना सिखाया, पर लालच ने हमें अपने ही ग्रह की प्रकृति और हवा को घोंटना सिखाया। ईमानदारी से बताओ, असली अनपढ़ और गंवार कौन निकला? वो जिन्हें बिना फिल्टर के साफ हवा और पानी मिला, या हम जिन्हें अपने ही लालच की वजह से आज एयर प्योरीफायर का जुगाड़ करना पड़ रहा है। पहले गर्मी से बचने के लिए एसी जरूरी होता था, जिसकी ईएमआई भरनी पड़ती थी। अब प्रदूषण इतना बढ़ गया कि घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए भी प्योरीफायर की नई ईएमआई जोड़नी पड़ रही है। यानी पोल्यूशन तो मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन उससे बचने के लिए ना आप हर महीने पैसे चुकाओगे। अब आंकड़े सुनो, दिल्ली का जो पोल्यूशन कंट्रोल बजट है ना, वो सिर्फ 3.9 करोड़ का है। और जो हमारा प्योरीफायर का धंधा कितना हो गया पता है आपको? 700 करोड़ से ज़्यादा। मतलब सरकार से 200 गुना ज़्यादा पैसा हम लोग अपने घर के अंदर हवा खरीदने पर फूक रहे हैं। कौन कहता है कि भाई हम गरीब हैं? हम ना सांस भी लाखों में खरीदते हैं। और इनकी मानसिकता देखो ना, ये इतनी बुरी तरह से गिर चुके हैं ना कि इन्हें हर प्रॉब्लम में ना बिजनेस दिखता है। हम रो रहे हैं कि सांस नहीं आ रही है, और ये कह रहे हैं वाह न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी। इनको पता है प्रॉब्लम जितनी बड़ी प्रॉफिट उतना ज़्यादा, इसलिए परमानेंट सोल्यूशन ही ढूंढेंगे। अरे भाई, पेड़ लगाकर क्या मिलेगा? 0 रुपये। एक मशीन बेचो 50,000, हर 6 महीने में फिल्टर बदलो, पैसा पैसा पैसा। इतनी ही टेक्नोलॉजी आती है, इतना ही साइंस आता है ना, उस 700 करोड़ को पेड़ लगाने में यूज करो, जो फ्री में ना परमानेंट साफ हवा भी देगा। लेकिन नहीं, इनको तो चाहिए तत्काल मुनाफा। अब आप ही बताओ, जब 50,000 की मशीन का फिल्टर 1 महीने में काला पड़ जाता है, तो हमारे फेफड़ों का क्या हाल होगा? लंग्स कह रहे होंगे बेटा तुम 700 करोड़ खर्चो या 7,000 करोड़, मैं तो पहले ही ब्लैक फिल्टर बन चुका हूँ। अगर हम ऐसे ही हर समस्या का महंगा टेम्परेरी बिजनेस मॉडल खरीदते रहे तो हमें कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये फिल्टर लगाते रहो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके 50,000 के प्योरीफायर का फिल्टर साफ करने के लिए भी ना आपको 10,000 का दूसरा मिनी फिल्टर खरीदना पड़ेगा। असली परमानेंट सोल्यूशन एक मशीन नहीं है, वो है पेड़। अब तय आपको करना है कि हर महीने ईएमआई भरोगे या एक बार पेड़ लगाकर फ्री की सांस लोगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अक्टूबर 2024 की इस लिस्ट में दिल्ली टॉप 10 में अपनी जगह बना चुकी है। 160 के ना AQI के साथ ये हमारी दिल्ली रानी हांगकांग, कराची, कुवैत सिटी जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ रही है। मतलब सोचिए हम कितने मेहनती हैं ना प्रदूषण फैलाने में। अब कुछ अज्ञानी बाबा कहेंगे भाई ये AQI क्या होता है? सुनो भाई, AQI का मतलब होता है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये तुम्हारी हवा की मार्कशीट है। ये बताता है कि हवा में कितना प्रदूषण भरा है। 0 से 50 का जो AQI होता है ना, वो अच्छा होता है, लेकिन यह सिर्फ किताबों, फिल्मों और शायद स्विट्जरलैंड में मिलता है। 101 से 200 का ये खराब और अनहेल्दी है, यानी जो कमजोर दिल और फेफड़े वाले हैं ना, वो घर पर ही रहें। 201 से 300 का मतलब आपकी सांसें अब हवा नहीं बल्कि लंग डैमेज का ट्रायल पैक ले रही हैं। 301 से 400 बहुत खराब और सीरियस वाली कंडीशन है। ये हेल्थ इमरजेंसी है, मतलब आप तो ना सबके फेफड़े कह रहे हैं सर हमें छुट्टी चाहिए। 401 से 500 मतलब ऊपर की वेटिंग टिकट। ये वो लेवल है जहां आपको सांस लेने के लिए ना गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। इसे सांस लेना नहीं बल्कि एक दिन में 10 से ज्यादा सिगरेट पीना जैसा कहते हैं। देखिए अभी दिल्ली का ना AQI है लगभग 193 से 489 के खतरनाक स्तरों पर मंडरा रहा है। मतलब ये सिर्फ अनहेल्दी नहीं है, यह है ऊपर की वेटिंग लिस्ट। कुछ इलाकों में 200 से ऊपर और कुछ जगह 400 के आसपास। अब दिल्ली के लोगों को ना लंग्स ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि इतनी हवा झेलने के बाद भी ये जिंदा हैं। तो दोस्तों अगली बार जब आप दिल्ली की हवा में सांस ले तो याद रखिए आप सिर्फ हवा नहीं बल्कि 20 सिगरेट एक साथ फ्री में पी रहे हैं। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि अब तो यहाँ का स्मोक डिटेक्टर भी हर 24 घंटे में एक बार खांस देता है। पहले ना लोग कहते थे कि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन अब प्रदूषण के कारण लोग कहते हैं कि दिल्ली काले फेफड़े वालों की है। अब ना हमारे यहाँ 2 तरह के फेफड़े पाए जाते हैं। पहला हिमाचल प्रदेश वाला फेफड़ा, मतलब एकदम गुलाबी गुलाबी, जैसे अभी अभी पिंक विला के स्पा से होकर आया हो। ये फेफड़े सिर्फ ऑक्सीजन जानते हैं, इन्हें पता नहीं कि भाई PM 2.5 क्या होता है। और दूसरा है दिल्ली वाला फेफड़ा, कोयले की खान से भी ज्यादा काला। लेकिन ये फेफड़े काले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाई हवा में ना जो आपको दिख रहा है वो सब आपके अंदर जा रहा है। यह है PM 2.5। ये PM 2.5 ना आपके बाल से 30 गुना ज्यादा पतला है। ये इतने छोटे हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो ये सीधा VIP एंट्री लेते हैं फेफड़ों के लास्ट स्टेशन तक। वहां जाकर ये कण जम जाते हैं। आपका शरीर इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकाल नहीं पाता। बस यहीं से शुरू होती है आपके फेफड़ों की ब्लैक ब्यूटी जर्नी।
अगर ना आपको लगता है कि काले फेफड़ों से सिर्फ खांसी आती है तो आप गलत हैं। ये फेफड़े ना आपको एक पूरा बीमारी का कॉम्बो पैक देते हैं। जैसे अस्थमा, अगर आपके पास पहले से नहीं था तो अब आ जाएगा। अब आप बिना कारण के सीटी बजाते रहेंगे। COPD, फेफड़े कहेंगे ना भाई अब हमसे ना हो पाएगा। सांस लेने में दिक्कत, जैसे आप किसी पानी के गुब्बारे के अंदर सांस ले रहे हो। हार्ट अटैक, ये कण सिर्फ फेफड़ों को नहीं आपके ब्लड वेसल्स को भी टाइट कर देते हैं, यानी आपका हार्ट कहेगा सॉरी ब्रो, ओवरलोड हो गया है। तो भाइयों, अगर दिल्ली में आपको किसी दिन साफ हवा मिल जाए तो समझ लेना या तो मौसम बदल गया है या आप गलती से हिमाचल पहुंच गए हैं। बाकी याद रखना, दिल्ली में सिर्फ ट्रैफिक नहीं, फेफड़ों में भी रोज जाम लगता है। दिल्ली प्रदूषण के असली गुनाहगारों की बात करते हैं तो हम एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं। वो सरकार दोषी है, ये दोषी है, वो दोषी है, लेकिन ना यार कुछ गलती हमारी भी है। जैसे कि दूध लेने के लिए ना सिर्फ 1 किलोमीटर दूर जाना है, लेकिन हम क्या करते हैं भाई, कार की चाबी उठाई, AC चलाया और निकल पड़े। क्यों? अरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गए तो गरीब दिखेंगे ना, पैदल चले तो पैर खींच जाएंगे। यह VIP कल्चर जो हमने खुद बनाया है ना, ये भी प्रदूषण का एक कारण ही है। फिर आता है खाली सीट सिंड्रोम। दिल्ली की सड़कों पर ना हर दिन लाखों गाड़ियां चलती हैं और मजे की बात देखिए, ज्यादातर गाड़ियों में सिर्फ 1 या 2 लोग बैठे होते हैं, बाकी की सीटें खाली होती हैं। सवाल यह है कि जब गाड़ी में जगह थी तो हम 4 दोस्त एक साथ क्यों नहीं गए? क्यों? क्योंकि अपनी पर्सनल जगह सबको प्यारी है, भले इसके लिए पूरी दिल्ली को दम घुटवाना पड़े। क्या हम एक दूसरे को लिफ्ट देकर थोड़ा सा तेल और प्रदूषण नहीं बचा सकते? तीसरा बड़ा पाप है कचरा जलाना। हमें लगता है कि पत्तियां, प्लास्टिक, घर का कचरा कौन इतनी दूर कूड़ेदान तक ले जाएगा, चलो इसे कोने में ही जला देते हैं। धुआं कौन देखेगा? बॉस, वो धुआं कोई नहीं देखता, लेकिन वो सीधे हमारे और आपके फेफड़ों में जाता है। आप अपनी जगह साफ करने के चक्कर में पूरे मोहल्ले का दम घोट देते हैं। यह आदत आपको बदलनी पड़ेगी। और लोगों को ना लगता है कि घर में एयर प्योरीफायर लगा दिया तो हम अब हवा के राजा हो गए हैं। अरे भाई, ये प्योरीफायर कोई ऑक्सीजन का बाप नहीं है, ये सिर्फ कमरे का नकली इलाज है। असली बीमारी तो बाहर सड़क पर पल रही है। घर की हवा इतनी चाट कर साफ कर दी कि बाहर की हवा शरीर को लगेगी तो ऐसा लगेगा कि फेफड़ों में किसी ने तड़का लगा दिया हो। और सबसे मजेदार बात, लोग समझते हैं कि मैं तो सेफ हूँ। अरे भाई, जब बाहर जाओगे तो क्या प्योरीफायर को पीठ में बांधकर घूमोगे? असली सोल्यूशन मशीनें नहीं, नेचुरल इलाज है। पेड़ लगाओ, उनकी देखभाल करो, हवा को खुद से ठीक होने दो। प्योरीफायर नहीं बचाएगा, पेड़ ही बचाएंगे। कमरा साफ कर लोगे, पर दिल्ली को साफ करने के लिए सोच साफ करनी होगी। और सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि भाई घर में डस्टबिन ही नहीं है, और उससे बड़ी दिक्कत है कि भाई डस्टबिन लगवाएं कैसे। यह जानने की कभी कोशिश ही नहीं करी कि भैया डस्टबिन का कूड़ा कहाँ जाता है, कूड़े वाला इसे कहाँ ले जाता है, किस तरह से इसका रिसाइकल होता है। अभी कोई मूवी आ रही हो ना तो उसको देखने के लिए भीड़ लग जाएगी, या फिर कोई सेलिब्रिटी को कुछ हो जाए, उसे बुखार ही हो जाए, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही चल जाए तो एकदम से यह जानने का ट्रेंड चलने लगेगा। लेकिन ये जानने का टाइम नहीं है कि हम अपने इलाके में डस्टबिन कैसे लगवाएं, प्रॉपर सिस्टम कैसे बिठाएं। जब तक आप मिलकर एक साथ आवाज नहीं उठाएंगे और इस चीज के लिए सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे ना, तो सरकार इस चीज पर ध्यान भी नहीं देगी। आपको ये समझना चाहिए कि यह चीज आपकी जिंदगी से जुड़ी है। अगर सरकार नहीं सुनती तो उसको बार बार सुनाना पड़ेगा, उनकी आंखें बार बार खोलनी पड़ेगी। कूड़ादान नहीं है तो कूड़ेदान की व्यवस्था करनी होगी। कूड़ा पड़ा रहता है तो उसके लिए आवाज उठानी होगी। प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाने होंगे। इसके लिए गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना पड़ेगा। सरकार को यह समझाना होगा कि यह प्रदूषण सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, कल को आपके गले भी पड़ सकती है। सभी को एक साथ आवाज उठानी ही होगी, क्योंकि यह हमारे बच्चों और परिवार की जिंदगी का सवाल है। जब हम दिल्ली की हवा को देखते हैं ना तो हमें सिर्फ धुआं दिखाई देता है, लेकिन भाई ये सिर्फ ना धुआं नहीं है, ये एक टॉक्सिक सूप है। यह एक ऐसा जहरीला मिक्सर है ना जिसमें इतने सारे खतरनाक केमिकल मिले हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस सूप में कौन कौन से जहरीले तत्व हैं और ये कहां से आते हैं, और सबसे जरूरी वो हमारे शरीर के साथ क्या क्या करते हैं। देखो, इस सूप में ना 4 मेन दुश्मन हैं जो हमारी सेहत बिगाड़ रहे हैं। सबसे पहले है PM 2.5 और PM 10, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है ओजोन। इसमें सबसे खतरनाक विलन है PM 2.5। PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, मतलब बारीक कण। PM 2.5 ये इतना छोटा है कि आप इसे ना आंख से देख भी नहीं सकते। यह हमारे बाल से 30 गुना पतला होता है। PM 10 ना इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। PM 2.5 खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये इतने छोटे कण होते हैं कि आपके मांस को भी पार करके फेफड़ों से होते हुए सीधे खून में मिल जाते हैं। तो सवाल ये है ना, ये आते कहां से हैं? ये आते हैं गाड़ियों के धुएं से, खासकर ना डीजल और पुराने पेट्रोल वाली गाड़ियों से, पराली जलाने से, कंस्ट्रक्शन, रेत, सीमेंट, बजरी की धूल से, फैक्ट्रियों के धुएं से, और कभी कभी जो हम कचरा जलाते हैं, कचरा जलाने से भी इसके कण आ जाते हैं एनवायरमेंट में। PM 2.5 और PM 10 सबसे ज्यादा बीमारियां देते हैं, जैसे सांस की दिक्कतें, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस।
ब्रोंकाइटिस। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। यह खून में मिलकर ना ब्लड क्लॉट बना देते हैं जो दिल पर असर डालता है और बच्चों में ना दिमागी विकास पर भी असर डालता है। अब आते हैं हमारे गैसीय दुश्मनों पर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यह ज्यादातर ना गाड़ियों के इंजन से निकलती है, और सल्फर डाइऑक्साइड यह मुख्य रूप से फैक्ट्री और कोयला जलाने से पैदा होती है। ये दोनों मिलकर ना एसिड रेन भी बनाती हैं, जो पेड़ पौधों, जीव जंतु और यहाँ तक इमारतों के लिए भी खतरनाक होती हैं। ओजोन ये ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऊपर आसमान में ओजोन हमें बचाती है, लेकिन जमीन पर ना यह एक जहरीली गैस है जो तब बनती है जब गाड़ी और फैक्ट्रियों का धुआं सूरज की रोशनी से मिलता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ना सांस की नली में सूजन आ सकती है, फेफड़ों की क्षमता कम हो सकती है जिससे जल्दी थक जाते हैं, निमोनिया जैसे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड से ना तेज खांसी और आंखों में जलन हो सकती है। अस्थमा के मरीजों के लिए सबसे खराब होती है। यह हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकती है। ओजोन से ना छाती में दर्द और गला सूख जाता है। फेफड़ों के ना टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। यह सिर्फ धुआं नहीं है, यह एक केमिकल वॉर है जो हमारे शरीर के अंदर चल रहा है, जो आपको दिल की बीमारी से लेकर कैंसर तक दे सकता है। भाई देखो, दिल्ली की ना हवा इसलिए खराब नहीं है क्योंकि दिल्ली वालों को स्मोकिंग का शौक है। असल में ना दिल्ली फंस गई है कुदरत के जाल में। देखो, दिल्ली समुद्र के पास नहीं है, मतलब यहाँ मुंबई जैसा फ्री का एग्जॉस्ट फैन नहीं चलता। मुंबई में समुद्र की हवा रोज आकर बोलती है, चल हट बे धुएं, बाहर निकल यहाँ से। लेकिन दिल्ली में ना हवा बोलती है, भाई आज मूड नहीं है कहीं और जाने का। अब सर्दी आते ही ना हवा पंजाब हरियाणा की तरफ से आती है, और वहाँ क्या चल रहा होता है भाई, वहां पराली जल रही होती है और धुआं उड़ रहा होता है। तो हवा बोलती है, चलो भाई इसे भी दिल्ली घुमा लाते हैं। अब ट्विस्ट यहाँ आता है, सर्दियों में ना ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है। भाई ठंडी हवा ना बहुत ज्यादा आलसी होती है, इसको ऊपर जाने का मन ही नहीं करता। ऊपर की हवा बोलती है मैं गर्म हूँ, और भाई ठंडी हवा तू नीचे ही रह। इसको साइंस में बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। नाम भारी है भाई, काम लेकिन सिंपल सा है, धुएं के ऊपर ढक्कन लगा देना। अब सोचो भाई, नीचे ना गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं और ये फैक्ट्रियां धुआं छोड़ रही हैं, बाहर से भी धुआं आ रहा है, और भाई ऊपर जाने का रास्ता ब्लॉक है। तो भाई दिल्ली बन गई है एक ऐसा बंद कमरा जहां धुआं तो बन रहा है लेकिन बाहर जाने का उसे रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए जब कोई बोले ना दिल्ली वाले ही गंदगी फैलाते हैं, तो उसे बोल देना भाई धुआं ना सिर्फ बन नहीं रहा है, फंस भी रहा है, और वो साइंस की वजह से है। तो उसे ये सब समझा देना। भाई दिल्ली में ना अब सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा है, बल्कि ना दिल्ली की औकात और आबादी दोनों बदल रही है। एक ना नया ट्रेंड शुरू हो गया है भाई, जिसकी जेब में ना पैसा है वो दिल्ली को ना टाटा बाय बाय बोलकर पहाड़ों में या गोवा में क्लीन एयर खरीद रहा है। और भाई जिसकी जेब खाली है ना, वो अपनी किस्मत और फेफड़े दोनों दांव पर लगाकर ना इसी गैस चैम्बर में घुस रहा है। और सबसे पहले बात करते हैं ना उन बड़े लोगों की जिन्हें ना अब दिल्ली सर्दियों में रहने लायक नहीं लगती। ये वो क्लास है जिसके पास भाई पैसा है। जैसे ही AQI 400 पार होता है, इनकी गाड़ियां ना दिल्ली से बाहर का रास्ता पकड़ लेती हैं। इस नए क्लासिफाइड माइग्रेशन को समझिए। जिसके पास पैसा है उसने देहरादून में कॉटेज ले लिया, कोई गोवा शिफ्ट हो गया, तो कोई वर्क फ्रॉम होम के नाम पर नैनीताल में बैठा पड़ा है। इनके लिए दिल्ली ना अब रहने लायक नहीं है। ये दिल्ली को ना सिर्फ एक ATM मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। पैसा यहाँ से कमाओ और सांसें खरीदने पहाड़ों पर चले जाओ। अब सवाल है कि जब इतने लोग ना बाहर जा रहे हैं दिल्ली को खाली कर कर, तो दिल्ली की सड़कों पर भीड़ कम क्यों नहीं हो रही है? इसका जवाब है ना, पेट की जो भूख होती है ना, वो फेफड़ों के कैंसर से बड़ी होती है। दिल्ली अभी भी एक इकोनॉमिक हब है। यूपी, बिहार, झारखंड या किसी भी पिछड़े इलाके का जो आदमी है, उसके गांव में रोजगार नहीं है, उसके लिए दिल्ली का प्रदूषण कोई मुद्दा ही नहीं है। जब वो आता है तो वो AQI मीटर नहीं देखता, वो देखता है दिहाड़ी कितनी मिलेगी। दिल्ली प्रदूषण में ना जो सबसे ज्यादा हाईलाइट मुद्दा होता है वह है पराली जलाना, यानी स्टबल बर्निंग। आखिर अन्नदाता कहे जाने वाले किसान को ना अपने ही खेत में आग लगानी क्यों पड़ती है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है पानी बचाने का कानून 2009 का एक्ट। पंजाब और हरियाणा में ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा था, इसलिए सरकार ने ना 2009 में एक कानून बनाया। इस कानून के मुताबिक ना किसान 20 जून से पहले ना धान की बुआई नहीं कर सकते। ये इसलिए किया गया ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए बारिश के पानी में, और धान की खेती भी ना बारिश के पानी से हो जाए। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि पहले किसान ना मई में बुआई करते थे, तो अक्टूबर की शुरुआत में फसल कट जाती थी। लेकिन अब कानून की वजह से ना बुआई लेट होती है, तो कटाई भी 1 महीना लेट, मतलब अक्टूबर के अंत या नवंबर में होती है। इसी देरी से ना सारा गणित बिगड़ जाता है। धान कटने के ना तुरंत बाद ना किसानों को ना गेहूं की फसल बोनी होती है, और गेहूं बोने की ना आखिरी डेडलाइन ना 15 नवंबर के आसपास होती है।
वरना ठंड कम होने से ना गेहूं की फसल खराब हो जाएगी। अब चूंकि ना धान लेट कटा है तो किसानों के पास ना खेत खाली करने के लिए सिर्फ 10 से 15 दिन का ही समय बचता है। अगर वो पराली सड़ने का इंतजार करेंगे तो गेहूं की ना बुआई का समय निकल जाएगा। इसलिए खेत को जल्दी खाली करने का ना सबसे आसान तरीका ना उन्हें आग लगाना ही लगता है। पुराने ज़माने में ना मजदूर हाथ से फसल काटते थे तो वो जड़ से काट देते थे पूरी फसल को, लेकिन ना 75 से 80% ना कटाई बड़ी मशीनों से होती है। ये मशीनें अनाज तो निकाल लेती हैं लेकिन ज़मीन से ना 1 से 1.5 फीट ऊपर का ना कड़क डंठल खेत में ही छोड़ देती हैं। खेत में खड़े इन लाखों डंठलों को हटाना बहुत मुश्किल काम है जो मशीनें या फिर आग ही कर सकती है। फिर आती है पैसे की मजबूरी। ये ना एक बहुत बड़ा रीज़न है। पराली को ना बिना जलाए हटाने के लिए ना कुछ मशीनें जैसे हैप्पी सीडर्स आती हैं, लेकिन जो उनका किराया और उनका फ्यूल का जो खर्चा होता है ना करीब 2500 से 3000 रुपये प्रति एकड़ आता है। एक छोटे किसान के लिए जिसने ना पहले ही खाद और बीज में ना पैसा लगाया हो, ये एक्स्ट्रा खर्चा करना बहुत ही भारी पड़ता है। दूसरी तरफ ना माचिस की एक तिल्ली 1 रुपये से भी कम में पूरा खेत साफ कर देती है। तो आर्थिक मजबूरी ना उन्हें गलत रास्ता चुनने पर मजबूर करती है। फिर अगला जो कारण है वो है कि भाई गेहूं के भूसे को तो ना जानवर शौक से खाते हैं, लेकिन जो धान की जो पराली है ना उसे नहीं खा पाते। इसका जो रीज़न है ना इसमें मौजूद सिलिका है। तो मैं अगर आपको आसान भाषा में बताऊं तो सिलिका ना रेत या कांच जैसा एक पदार्थ होता है जो पौधों को ना खड़ा करने के लिए मजबूती देता है। लेकिन इसी की वजह से ना पराली इतनी सख्त और धारदार हो जाती है कि इसे ना चबाने से ना जानवरों का मुंह छिल जाता है। ये उनके पेट में ना पचती नहीं है। इसलिए जब ये जानवरों को किसी काम की नहीं होती और खेत में रखने की जगह नहीं होती तो किसान ना इसे सिर्फ एक कचरा मानकर जला देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसान ना शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में आग लगाता है। अब जरूरत सिर्फ बहस की नहीं है बल्कि जो जरूरत है ना सस्ते और पक्के सोल्यूशन की है। अगर दिल्ली पोल्यूशन का ना सच में कोई सोल्यूशन है तो वो किसी पोस्टर, किसी सेमिनार या किसी हैशटैग में नहीं है। वो उन लोगों के हाथ में है जिनके पास इतनी पावर है ना कि वो सीधे नहीं तो ना इनडायरेक्टली ही सही सरकार को मजबूर कर सकते हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। लेकिन पता नहीं भाई वो क्यों नहीं करते। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक ना धुआं उनके ड्राइंग रूम में नहीं घुसा तब तक ये इमरजेंसी नहीं है। वो भूल जाते हैं कि उनके भी बच्चे हैं और कल वही बच्चे पूछेंगे कि जब आपके पास पैसा था, पहुंच थी और सिस्टम आपके फ़ोन उठाता था तब आपने हमारे लिए क्या किया? हमें मास्क और प्योरीफायर के अलावा कुछ क्यों नहीं दिया? आखिर कब तक ये लोग अपने बच्चों को ना गैजेट्स की तरह प्योरीफायर बांधकर घुमाते रहेंगे और खुद को समझाते रहेंगे कि आग पड़ोस में लगी है, हमारे घर में नहीं। जबकि भाई सच्चाई यह है कि धुआं पड़ोस नहीं देखता, चिंगारी रास्ता ढूंढ ही लेती है। और अगर आज आपने कंट्रोल नहीं किया जबकि कर सकते हैं तो कल सिर्फ सरकार नहीं आपको भी जवाब देना होगा। और ये सवाल करने वाले आपके खुद के बच्चे भी होंगे। और कुछ नेता ना ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे दिल्ली का पोल्यूशन ना किसी पड़ोसी देश की फाइल हो। सोचिए कि इससे हमें क्या होगा, जनता झेलेगी। लेकिन शायद किसी ने उन्हें बताया नहीं कि भाई मंत्री भी उसी हवा में सांस लेते हैं, विधायक भी उसी सड़क से गुजरते हैं और उनके बच्चे भी किसी ऑक्सीजन सिलेंडर पर नहीं जीते। हर साल कमेटी बनाते हैं, मीटिंग करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना गंभीर चेहरा बनाते हैं और जमीन पर वही धुआं चलता रहता है। क्योंकि समस्या ये नहीं कि सोल्यूशन ही है, समस्या ये है कि सोल्यूशन ना वोट से जुड़ा नहीं दिखता। याद रखिए, जनता को अगर आप सिर्फ जहरीली हवा और खोखले वादे देंगे तो अगली बार वो आपको वोट नहीं सवाल देगी। और सवाल बहुत भारी होते हैं। ये मुद्दा किसी पार्टी, किसी कुर्सी का नहीं, यह आपके भी बच्चों का है। क्योंकि इतिहास उन नेताओं को माफ नहीं करता जो जानते हुए भी बोलते हैं कि अभी मेरा क्या नुकसान है। इसलिए ईमानदारी से काम करिए, पोल्यूशन कंट्रोल करिए, वरना कल जब लोग पूछेंगे कि आपने हमें बीमार शहर ही दिया तो सवाल आपका नाम लेकर भी पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात, आपके खुद के बच्चे भी ये सवाल करेंगे। और हाँ, सिर्फ अमीर और नेता ही भाई इसमें दोषी नहीं है। हम भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। हम वही लोग हैं भाई जो प्रदूषण पर भाषण सुनते हैं और शाम को कचरा जलाना और थोड़ा सा ही है तो ये वाला जुर्म करते हैं। हम वही हैं जो सोल्यूशन की बात सुनते ही ना चैनल बदल देते हैं, लेकिन ड्रामा, क्रिकेट, बकवास मूवी देखने में कभी भी बोर नहीं होते। अभी किसी सेलिब्रिटी या उनके क्रिकेटर के कुत्तों को छींक भी आ जाए ना तो इन्हें एकदम से बेचैनी होने लगती है और लगने लगते हैं स्टेटस। लेकिन जब बात इनके खुद के बच्चों की हवा की होती है तब ये चुप रहते हैं और जब शोर मचाना चाहिए तब स्टेटस तक नहीं डालते। भाई सरकार को गाली देना आसान है, लेकिन खुद एक पोस्ट शेयर करना, एक सही बात आगे बढ़ाना, बच्चों को समझाना कि ये धुआं नहीं जहर है, ये हमें ना भारी लगता है।
याद रखो, अगर आज भी हम बोले नहीं, समझे नहीं, बदले नहीं, तो कल जब हमारे बच्चे पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें। अगर अमीर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेता अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे और जनता अपनी आदतें नहीं बदलेगी, तो दिल्ली का पोल्यूशन किसी एक की गलती नहीं रहेगा, ये सबकी नाकामी बन जाएगा। क्योंकि हवा अमीर गरीब नेता जनता नहीं देखती। याद रखना, अभी ना कोई दूसरी धरती नहीं ढूंढी गई है, तो हमें इसी धरती पर रहना है अभी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।